जादुई अनोखे केक की खेती। चंदनपुर गांव में ललिता नाम की औरत अपने बेटे राघव के साथ रहा करती थी। वो अपना घर चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उसका बेटा राघव भी उसके घर के कामों में उसकी मदद किया करता था। राघव गांव के ही एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसका पढ़ाई में ज्यादा कुछ खास मन नहीं लगता था। लेकिन उसे पेड़ पौधे और नई नई फसलों के बारे में जानना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो अपने आंगन में कई सारी सब्जियों के फसल उगाया करता था और पेड़ पौधे लगाया करता था। ऐसे ही आज भी। अरे राघव बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नाश्ता कर लो बेटा, मुझे काम पर भी जाना है। इतना कहकर ललिता राघव को आवाज लगाती है, लेकिन उसके न आने पर ललिता खुद आंगन में जाकर देखती है और राघव से कहती है, अरे राघव बेटा, ये तुम क्या दिन भर बस इन पेड़ पौधे में लगे रहते हो? अरे तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या? माँ, मुझे पेड़ पौधे लगाना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना माँ, मैंने ये शिमला मिर्च का पौधा अभी लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। काश माँ, हमारे पास भी कोई खेत होता तो मैं उसके अंदर बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगाता। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना, मैं जैसे तैसे करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे में हम खेत कैसे लगा सकते हैं? और बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके ही तुम अपनी जिंदगी में कामयाब बन सकते हो और एक अच्छी नौकरी करके पैसे कमा सकते हो। इसलिए बेटा, ये सब छोड़ो और अंदर जाकर अपना नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। तभी पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी नाम की एक लड़की ललिता के घर आती है और उससे कहती है, अरे काकी, राघव कहाँ है? अरे मीनाक्षी बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे राघव को क्यों पूछ रही हो? अरे वो दरअसल काकी, कल राघव मेरे घर से मेरी एक किताब लेकर आ गया है, बस मैं वही लेने के लिए आई हूँ। लेकिन बेटा, राघव तुम्हारी किताब लाकर क्या करेगा? वो काकी, मैं कल लाइब्रेरी से पेड़ पौधे से रिलेटिव कुछ किताबें लेकर आई थी, बस तभी राघव मुझसे वो किताब लेकर चला गया था। लेकिन आज मुझे वो किताब वापस जमा करनी है, इसलिए बस मैं वही लेने के लिए आई थी। उसी समय राघव वहाँ पर किताब पढ़ते हुए आ जाता है और कहता है, ये लीजिए मीनाक्षी दीदी, आपकी किताब। मुझे ये किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इतना सुनकर मीनाक्षी वो किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी ललिता कहती है, राघव बेटा, ये तुम क्या हमेशा फालतू की किताबें पढ़ते रहते हो? क्या तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? अरे मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि शायद एक दिन तुम भी पढ़ लिख कर कामयाब बन सकोगे, लेकिन तुम तो इन पेड़ पौधों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। और अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा ना, तो मैं तुम्हारे ये सारे पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक दूंगी। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर राघव को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उदास होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और गुस्से की वजह से वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाता है। तभी शाम को जब ललिता घर वापस आती है तो राघव को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे राघव बेटा, जल्दी बाहर आओ, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की जलेबियाँ लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना है माँ। अरे राघव बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या सच में? जो मैं आपसे मांगूंगा मुझे लाके दोगी? हाँ बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो आप मुझे सीताफल के बीज लाके दीजिए। क्या? सीताफल का बीज? अच्छा ठीक है, मैं जिन मालकिन के यहाँ काम करती हूँ उनके बगीचे में भी सीताफल के कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो मैं उनसे एक पौधा मांगने की कोशिश करूँगी। ठीक है बेटा। इतना सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है
और फटाफट से बाहर आकर अपनी माँ को गले से लगा लेता है। और ऐसे ही अगले दिन जब ललिता फिर से काम पर जाती है तो वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो उसने मुझसे उपहार में सीताफल के कुछ बीज मांगे हैं, लेकिन बीज तो मेरे पास नहीं है, तो क्या आप मुझे सीताफल का एक पौधा दे सकती हैं? क्या कहा तूने? तुझे सीताफल का पौधा चाहिए? अरे मैंने यहाँ क्या कोई नर्सरी खोल रखी है जो मैं तुझे पौधे देती फिरूं? इसलिए फालतू के काम छोड़ और जाकर अपना काम कर, समझी? इतना कहकर ललिता की मालकिन उसे पौधे देने से साफ मना कर देती है। लेकिन बगीचे में काम कर रहा माली ललिता को इस तरह दुखी देखकर उसे चुपके से एक सीताफल का छोटा सा पौधा लाकर दे देता है और उससे कहता है, ये लो ललिता बहन, इस पौधे को जल्दी से अपने थैले में डाल लो, वरना अगर मालकिन ने देख लिया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और इस तरह ललिता राघव के बर्थडे वाले दिन उसके लिए सीताफल का पौधा लेकर जाती है और उसके लिए हलवे से बहुत ही सुंदर केक बनाती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम्हारा सीताफल का पौधा और ये तुम्हारा बर्थडे केक। इस तरह ललिता अपने बेटे का जन्मदिन बड़े ही खुशी से मनाती है। लेकिन जब कुछ महीने बाद राघव का रिजल्ट आता है तो ललिता उससे गुस्से में कहती है, ये सब क्या है राघव बेटा, तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन आप तो जानती हो ना, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरा तो मन बस पेड़ पौधे और खेती करने में लगता है, और अगर ऐसे में मैं जबरदस्ती पढ़ाई करूँगा तो मैं ऐसे ही फेल होता रहूँगा। माँ प्लीज आप मेरे लिए कोई छोटा सा खेत खरीद दीजिए ना, मैं उसमें ढेर सारी फसलें उगाऊंगा, फिर हम उन फसलों को बेचकर पैसे भी कमा सकेंगे और फिर आपको अकेले पैसे भी नहीं कमाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कल रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए कोई छोटा सा खेत खरीदने की कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। इतना कहकर ललिता शादी के सारे गहने बेचकर गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा खेत खरीद लेती है। और जब वो उसके बारे में अपने बेटे को बताती है तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन वो खेत पर जाकर अपने आंगन के सारे पेड़ पौधे और सब्जियों को ले जाकर वो उन खेत में लगा देता है। और कुछ ही दिनों में राघव के खेत में बहुत सारी हरी भरी फसल उग जाती है। और जब एक दिन राघव अपने खेतों में खाद डाल रहा होता है, तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके खेत के कुछ पौधे को कुचलते हुए अंदर घुस जाती है। तभी राघव गुस्से में उससे कहता है, अरे ये आपने क्या कर दिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये मेरा खेत है? ये कोई रोड नहीं जिस पर आप इतनी तेजी से गाड़ी चलाती हुई आ रही है, और आपकी इस लापरवाही से मेरा कितना फसल खराब हुआ है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जीवन लड़ा रहा है? अरे तेरे जैसे दो कौड़ी के खेती करने वालों को तो मैं यूं खरीद लेती हूँ, और तू मेरे सामने आवाज ऊंची कर रहा है। अरे तो जैसे न जाने कितने नौकर मेरी दुकान में काम करते हैं, समझा? ये ले पैसे, अपनी फसल फिर से उगा लेना। इतना कहकर काजल राघव के मुंह पर कुछ पैसे निकालकर फेंक देती है, और उसकी ऐसी हरकत देखकर राघव गुस्से में उससे कहता है, लगता है आपको पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तभी तो आप पैसों का इस तरह अपमान कर रही हैं। अरे ये पैसों की पूजा करना ना गरीब लोगों का काम है, हम जैसे अमीरों का नहीं। और वैसे भी मार्केट में मेरी सबसे बड़ी बेकरी की दुकान है, जहाँ न जाने रोज कितने बर्थडे केक बिकते हैं, और तुम जैसे लोग मेरे लिए काम करते हैं। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। और काजल और कोई नहीं बल्कि ललिता की मालकिन है, जिसके यहाँ ललिता साफ सफाई का काम किया करती है। और उस दिन काजल की ऐसी हरकत की वजह से राघव बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे राघव बेटा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? और हाँ, तुमने अभी तक अपने सीताफल के पौधों को अपने खेत में क्यों नहीं लगाया? हाँ माँ, मैं कल सीताफल के पौधे को ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी कुछ फसलें खराब हो गई है।
तो फिर वहाँ पर सीताफल के पौधे लगा दूंगा। और ऐसे ही अगले दिन राघव सीताफल का पौधा ले जाकर उसे अपने खेत के खाली जगह पर लगा देता है और उसमें अच्छे से खाद और पानी डाल देता है। और अगले दिन राघव जब अपने खेत पर वापस आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सीताफल के पौधों पर सीताफल की जगह बड़े बड़े केक निकल आए थे। ये सब देखकर राघव हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सब क्या है? सीताफल के पौधे पर इतने सारे केक कैसे निकल आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर राघव फटाफट से अपनी माँ को खेतों पर बुलाता है और जब ललिता ये सब देखती है तो वो कहती है, अरे बेटा, कल तक तो ये सीताफल का पौधा एक मामूली सा पौधा था, लेकिन आज इसके पौधे पर सीताफल की जगह इतने बड़े बड़े केक कैसे आ गए? इसका मतलब ये एक जादुई खेत है। लेकिन माँ, अब हम इतने सारे केक का क्या करेंगे? हम अकेले तो इतना सारा केक नहीं खा सकते ना। अरे बेटा, हम इन केक से अपनी एक बेकरी की दुकान खोल सकते हैं, फिर इससे हमारी और भी अच्छी खासी कमाई होगी। तुम बेकरी की दुकान चलाना और मैं यहाँ खेतों पे रहकर इन पौधे की देखभाल किया करूँगी। और इस तरह ललिता और राघव मिलकर मार्केट में काजल की दुकान के सामने ही अपनी एक बेकरी की दुकान खोलते हैं और बहुत ही कम रेट में वे लोगों को केक बेचते हैं। और उनके केक के अनोखे स्वाद और कम रेट की वजह से सभी लोग राघव की ही दुकान से केक खरीदना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते राघव की बेकरी की दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है और उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। और वही काजल की दुकान के सभी ग्राहक उसके घमंड और उसके ज्यादा रेट होने की वजह से उससे केक खरीदना बंद कर देते हैं। और देखते ही देखते काजल की दुकान पर ताला लग जाता है और उसका घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है। और वहीं राघव अपनी मेहनत और जादुई केक की खेती की वजह से अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है और अपना एक बड़ा सा घर बनवाकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है। बौनी बहू की अनोखी शादी। इस समाज के लोगों की नजरों में बौनी होना एक महापाप है और ये बात कंचन को बहुत अच्छे से पता थी। और ऊपर से कंचन अनाथ भी थी, इसीलिए उसका दुख बाकी की और लड़कियों से बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे समाज ने बार बार बौनी होने का एहसास दिलाया था। जहां बचपन में सारे बच्चे उम्र के साथ लंबे हो रहे थे, वहीं कंचन छोटी की छोटी ही रह गई थी। तभी गांव के सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे कंचन, तू तो बौनी है बौनी, हम तेरी जैसी बौनी लड़की के साथ नहीं खेलेंगे, चल निकल यहाँ से। अगर मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो तुम लोगों की तरह इंसान ही हूँ ना। अरे हम नहीं जानते ये सब, हम बस तेरे साथ नहीं खेलेंगे, कहीं हम भी तेरी तरह बौने हो गए तो। कंचन के बौने होने की वजह से आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था, इसीलिए अपने माता पिता के देहांत के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। लेकिन वे लोग भी कंचन के साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही किया करते थे। खासकर कंचन की चाची प्रेमलता, वो हमेशा कंचन से गुस्से में ही बात किया करती थी। अरे तेरे माँ बाप तो तुझ जैसी बौनी लड़की को पैदा करके यहाँ से 9-2-11 हो गए और तुझे हमारे सर पर बोझ बनाकर छोड़ गए। कंचन को आज तक कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि माँ का प्यार होता क्या है। इसलिए वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके मन में ख्याल आने लगा, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी किस्मत दी है जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है। क्या मुझे कभी अपनी जिंदगी में खुशियाँ नहीं मिलेगी? क्या मुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा? काश शादी के बाद मुझे अपनी सास से बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार मिले। हर लड़की की तरह शादी को लेकर कंचन के भी बहुत सपने थे। उसने भी एक सपना देखा था कि उसका भी दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह सपना टूटकर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि उसके चाचा चाची तो एक अलग ही प्लान बना रहे होते हैं। सुनिए जी,
अब हमारे भी बच्चे जवान हो गए हैं तो हमें उनके आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए हम कंचन की शादी में अपना सब कुछ नहीं उड़ाएंगे, समझे आप? अरे तो तुम ही बताओ हम क्या करें? इसे जिंदगी भर अपने घर पर बोझ बना कर रखें? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपको पता है हमारे गांव में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है और उस समारोह में शहर से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कंचन की शादी का इस समारोह से क्या संबंध? अरे आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इतना कहकर प्रेमलता ने अपने पति को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो बहुत मस्त प्लान बनाया है। अरे इससे उस बोनी कंचन की शादी भी हो जाएगी और हमें दहेज में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो समारोह शुरू हो जाता है, लेकिन कंचन के साथ गांव की कोई भी लड़की उस समारोह में नहीं जाती है। इसीलिए वो अकेले ही उस समारोह में चली जाती है और समारोह के आसपास लगी दुकानों में से कंचन एक चूड़ी की दुकान के सामने आकर रुक जाती है। अरे ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर है, काश मैं इसे खरीद पाती। कंचन की ये बात सुनकर दुकानदार उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी चूड़ी ले लो। अरे नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये ऐसे ही दे रहा हूँ। उस दुकानदार का नाम जितेंद्र था। वह भी कंचन की तरह ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसका भी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह एक नीची जाति का था, इसलिए उससे भी आज तक किसी ने दोस्ती नहीं की। इसलिए दोस्ती के नाते जितेंद्र ने कंचन के हाथों में 2 सुंदर सुंदर चूड़ियां पहना दी। सुनो, मेरा नाम जितेंद्र है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है और मैं इसी गांव की हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये चूड़ियाँ मुफ्त में दे दी। अरे इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन आप मुझे पसंद आ गई, इसलिए चूड़ियाँ मैंने आपको दे दी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? जिंदगी में पहली बार कंचन से कोई दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, तो ऐसे में कंचन मना कैसे कर सकती थी। इसलिए उसने भी अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। इस तरह दोनों ने हाथ मिलाया और दोस्त बन गए। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद उन लोगों को आपस में प्यार हो गया। इसलिए एक दिन जितेंद्र कंचन से कहता है, आप फिर कल इस समारोह में आना, मैं आपको ये पूरा समारोह बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और इस तरह कंचन खुश होकर अपने घर चली जाती है और पूरे दिन सिर्फ जितेंद्र के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं उसका चाचा समारोह में जाकर कंचन की शादी का एक शहरी आदमी से बात कर रहा होता है। उस आदमी का नाम कमलेश था। अरे कमलेश जी, आप लोग तो शहर में रहते हो ना, तो आप लोग कहाँ हम जैसे गरीबों के पास खाना खाओगे? अरे क्यों नहीं, जब आप लोग इतने प्यार से खिलाएंगे तो हम लोग जरूर खाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए फिर मेरे साथ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इतना कहकर कंचन के चाचा कमलेश को लेकर घर आ जाते हैं और प्रेमलता सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है। लेकिन कमलेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन लोगों ने उस खाने में नींद की गोलियां मिलाई है। इसलिए जैसे ही कमलेश वह खाना खाता है, उसी समय वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी प्रेमलता कंचन को बुलाती है। अरे मनहूस, कब से तुझे बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरी शादी होने वाली है। क्या मेरी शादी होने वाली है? लेकिन कब और किससे? अरे नाम जान करके अचार डालेगी, तू बस जा और जल्दी से तैयार होकर आ। इस तरह प्रेमलता कंचन को तैयार करके ले आती है और कमलेश के साथ उसकी शादी करवा देती है। क्योंकि उस समय कमलेश नींद में होता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन कमलेश की आंखें खुलती है, वैसे ही वह देखता है कि वह शादी के कपड़ों में लेटा हुआ है और कंचन उसके पास बैठी रो रही है। अरे तुम कौन हो और ये मैं कहाँ आ गया? आपको नहीं पता, लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है। क्या शादी?
लेकिन ये सब कब हुआ? मैंने तो तुमसे कोई शादी नहीं की। उसी समय वहाँ पर कंचन के चाचा चाची आ जाते हैं और कहते हैं, अरे कल आपने तो सबके सामने कंचन से शादी की है, इसलिए आप ऐसे मुकरिए नहीं। और नहीं तो क्या, अब कंचन तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। कंचन के चाचा चाची जबरदस्ती कंचन को कमलेश के साथ भेज देते हैं और ये सब करके वे लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। लेकिन जब कमलेश कंचन को लेकर अपने घर जाता है तो उसकी माँ शकुंतला ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे कमलेश, ये तो किस लड़की को उठाकर घर ले आया है? माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़की से करवा दी है। क्या? एक बौनी लड़की से शादी? लेकिन मैं इस शादी का कभी नहीं मानूंगी। लेकिन माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो खुद एक माँ है ना, तो आप हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए ना। अरे ओ लड़की, खबरदार जो तूने मुझे माँ बोला तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? माँ जी, जब बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तो सोचा था शादी के बाद शायद मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ओ, अपना ये रोना धोना बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर कंचन वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन अनजान शहर में वह इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन वही अगले दिन जब कंचन समारोह में नहीं जाती है तो जितेंद्र उसका इंतजार करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है और उसके चाचा से कहता है, क्या कंचन यहाँ पर रहती है? अरे रहती थी, लेकिन कल रात ही उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ शहर चली गई। लेकिन तुम कौन हो? लेकिन उसने तो मुझसे कल कुछ नहीं कहा। अरे भला तुम कौन हो और वह तुमसे कुछ क्यों कहेगी? चलो जाओ यहाँ से। कंचन के चाचा की बात सुनकर जितेंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन जितेंद्र को उसके चाचा की बातों में कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, इसलिए वह कंचन को ढूंढने शहर चला जाता है। लेकिन उसे कंचन के नाम के अलावा उसे और कुछ नहीं पता था, इसलिए जितेंद्र कंचन को ढूंढने के लिए शहर में इधर उधर भटकने लगता है। क्योंकि कुछ ही दिनों की मुलाकात में जितेंद्र का कंचन के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था, लेकिन वही कंचन भी रोड के किनारे बैठी रो रही होती है और जब उसे बहुत तेज भूख लगती है तो वह इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगती है। उसी समय अचानक से उसे जितेंद्र मिल जाता है और वह कहती है, अरे जितेंद्र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कंचन, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या तूने सच में शादी कर ली है? नहीं जितेंद्र, नहीं, ये शादी तो सिर्फ एक मजाक है जो मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ किया है। और तुम्हें पता है, मेरी सास ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। कंचन, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जितेंद्र, क्यों नहीं। और इस तरह जितेंद्र और कंचन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और कंचन को उसका मनचाहा ससुराल मिल जाता है, जिसके बाद कंचन और जितेंद्र खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं और उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है।